हेलो एवरीवन। मैं संदीप सर आज आप लोगों को फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यह ऑडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे लिख लीजिएगा या सुनकर याद कर लीजिएगा। तो आइए आइए आज हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है ये आप लोगों को पता है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा में। ओके, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश का वेग कम किस चीज में होता है? प्रकाश का वेग, प्रकाश की गति, प्रकाश सबसे कम किस चीज में चलता है? तो इसका सही आंसर होगा कांच में। ठीक है, कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है ना, मोटर गाड़ी में जो चालक के सामने जो शीशा लगा हुआ रहता है बगल में देखने के लिए, साइड मिरर जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी में। जो भी मोटरसाइकिल है, कार है, उसमें साइड मिरर में जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? देखिए, जो भी है मोटर गाड़ी है, एक तो उसमें साइड मिरर रहता है, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण रहता है, और जो हेडलाइट होता है, जो जिससे लाइट निकलता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उसमें लगा होता है अवतल दर्पण। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी गाड़ी है उसके लाइट में अवतल दर्पण लगा रहता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। अब समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आप लोग बताइए, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, कैसा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु के बराबर बनाता है और दर्पण के पीछे बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी हम सिर्फ प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग बताइए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। डी से हम लिखते हैं, कैपिटल डी से, डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। प्रकाश की किरणों का पथ, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है? जो प्रकाश की किरण होता है उसको हम दर्शाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं किरण आरेख। ठीक है, सिंपल है, तो याद होगा आप लोग को, किरण आरेख। ठीक है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 2D है ना, देखिए जितना डी होगा ना उसमें आप 25 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसे एक जो लेंस का जो 1D होता है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1D 1 डायोप्टर 25 सेंटीमीटर, तो 2 डायोप्टर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा 50 सेंटीमीटर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो अगर आपको फोकसांतर दिया हुआ हो और क्षमता निकालना हो तो उसको हम क्या करेंगे? उसको 25 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 25 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, प्रकाश की किरणों। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं, आप मान के चलिए कि इसमें से 10 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरण के समूह को आप लोग को पहले भी पढ़ाया जा चुका है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? आप ही बताइए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, प्लस में होती है। ओके, अब आ जाइए, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी तब? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? एक दूसरा नाम होता है ना उत्तल लेंस का, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन है आपको, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ठीक है ना, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने में प्रयोग में नहीं होता? देखिए, जल। जल लेंस बनाने में लगता है। ठीक है, कांच भी लगता है, प्लास्टिक भी लगता है, मिट्टी नहीं लगता है। ठीक है ना, कोई भी लेंस जब बनता है, जो चश्मा पावर वाला आप लोग पहनते हो, उसमें लेंस लगाया रहता है। ठीक है ना, तो उसमें जल रहता है, कांच रहता है, प्लास्टिक भी रहता है, मिट्टी नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आप लोग बताइए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस चीज में होता है? उत्तल में होता है। कभी आप जैसे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और साइड मिरर में आप पीछे से देखते हैं, उतनी बड़ी बड़ी ट्रकें आती है, लेकिन आपके मिरर में छोटा छोटा दिखाई देता है। इसका मतलब उत्तल दर्पण इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, उत्तल में छोटा बनेगा, अवतल में बड़ा बनेगा। इसीलिए जो दाढ़ी बनाने वाले जो नाई होते हैं ना सैलून में या ब्यूटी पार्लर में, उसमें अवतल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है ना, छोटा छोटा भी दाढ़ी उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिससे आराम से सेविंग हो जाता है। तो किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये तो बहुत सिंपल है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। वो दोनों नियम आप लोग याद कर लीजिएगा, वो पूछेगा आप लोग को और लघु उत्तरीय में 2 नंबर वाले में। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। हाँ देखिए, आप लोग बनाए हुएगा, जब प्रकाश की किरण हवा से किसी शीशा पर पड़ती है तो किधर मुड़ती है? जो अभिलंब डाला गया रहता है, जो लंब बीचों बीच खींचा गया रहता है, उसके निकट से मुड़ती है। उसके निकट मतलब उसी की ओर मुड़ती है। ठीक है ना, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट मुड़ जाती है जाके। ठीक है ना, अभिलंब के पास ही से तो मुड़ती है। कोई भी किरण जाएगी या ठीक लंब के पास जाएगी, वहाँ से मुड़ जाएगी, या तो वहीं से वापस हो जाएगी। मुड़ गई वहाँ से किरण जाके तो अपवर्तन हो गया, और वापस अगर चली गई जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में, तो उसको परावर्तन बोलते हैं। तो अभिलंब के पास, अभिलंब के निकट। 20 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरा को अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है उसमें कौन सा लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है, तब ना दूर दूर का फोटो कैमरा के अंदर आ जाता है और खिंचा जाता है। अगर छोटा छोटा बनता है, जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। साइड मिरर अभी आप लोग को चर्चा किए थे, साइड मिरर में कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है साइड मिरर में। ठीक है,
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। सिंपल है, ठीक है ना। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है ना। तो फोकस का ठीक दुगना वक्रता त्रिज्या होता है एफ। एफ एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है ना। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फोकस दूरी अगर 10 है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, ठीक उसका डबल, मतलब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये जो किरण, निर्गत किरण, जो किरण उधर से आ रही है और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम निर्गत कोण कहेंगे, ठीक है ना। कौन सा कोण कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, या उसको आपतन कोण भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। निर्गत किरण जो आई और अभिलंब के बीच जो कोण बना, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहेंगे। थोड़ा सा का अंतर है, ठीक है, दोनों कोण है एक ही। अब आ जाइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं जिससे हम छोटे छोटे जीवों को देखते हैं, उसमें कौन सा लगा रहता है, द लेंस। उसमें भी उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सिर्फ सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है ना। अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम में कौन सा नियम होता है, आप बताइए। परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो कभी ऐसा दे दे परावर्तन के नियम इसमें निम्नलिखित में से कौन है, तो सही आंसर होगा परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वह सीधा होगा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसका सही आंसर होगा सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, जो भी लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उसमें फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है हमेशा। एक धनात्मक फोकस होगा और एक ऋणात्मक फोकस होगा। तो जो मुख्य फोकस होगा लेंस में वो 2 होगा, ठीक है ना। क्योंकि लेंस जो होगा उसमें कितने फोकस होंगे, 2 फोकस होंगे, एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा, ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो भी सर्च लाइट जो होते हैं, जो हम मतलब टॉर्च से लाइट मारते हैं ना, उसके में जो लेंस लगा रहता है वो कौन सा लेंस लगा रहता है, अभी आप लोग को बताए थे कि गाड़ी में भी अवतल लगा रहता है और जो हम टॉर्च मारते हैं उसमें भी अवतल ही लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, अब दाढ़ी बनाने में हम वही दर्पण यूज करेंगे ना जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाए। वो कौन सा दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। तो दाढ़ी बनाने में हम कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं, अवतल दर्पण प्रयुक्त करते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। अभी हम आप लोग को बताए थे कि एक डायोप्टर उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में 25 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अवतल होगा तो 25 सेंटीमीटर होगा और उत्तल होगा तो 100 सेंटीमीटर होगा। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर। ओके,
एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा दोनों अवतल होगा, तभी ऐसा हो सकता है। अगर ऋणात्मक जा रहा है तो क्या होगा, वो अवतल होगा। दोनों क्या होगा, अवतल होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोनों अवतल। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? जितने परावर्तन के नियम होते हैं उतने ही अपवर्तन के भी नियम होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी कितने नियम होंगे? 2 नियम होगा। ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, देखिए अपवर्तनांक का मान कितना होता है? साइन आई बाई साइन आर। ठीक है ना, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा। मतलब जो भी उत्तल लेंस होगा ना, वह बीच में मोटा होगा और किनारे पर पतला होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वह कितना होता है? V/U। अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है? V/U। ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या दोनों के बीच क्या अंतर होता है? अभी आप लोग को बताए थे कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस की दुगनी होती है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। ठीक है। गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R बराबर 2F, और नहीं तो F बराबर R/2। ये दोनों सही होगा। ठीक है। अब सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं हम? अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। याद रखिएगा आप लोग, उत्तल लेंस में जब F और 2F के बीच रखा जाता है, जब उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु को फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखा जाएगा, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन है। हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है उसे हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उससे रिलेटेड हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। देखिए, दो अगर वक्रीय पृष्ठ हो और दोनों को अगर आपस में घेर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? गोलीय लेंस बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? गोलीय लेंस बोलेंगे। आधा है तो अवतल उत्तल हो जाएगा और दोनों मिल गया है तो उसको गोलीय लेंस बोलेंगे। ठीक है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर के तरफ वक्रित होता है उसे हम क्या कहेंगे? जो बाहर के तरफ उभरा हुआ होगा, वक्रित होगा, उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। देखिए, आवर्धन का कोई SI मात्रक होता ही नहीं है देखा जाए तो। ठीक है। लेंस की क्षमता का तो डायोप्टर होता है, लेकिन आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं होता है, वो मात्रक विहीन है। ओके।
लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु, लेंस का जो केंद्र होगा उस बिंदु को हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र आप लोग हमें बताइए तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है ना। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही दर्पण सूत्र है। याद कर लीजिएगा, दर्पण सूत्र से प्रूफ करने के लिए भी पूछता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दर्पण सूत्र। ठीक है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को हम किस चीज से लिखते हैं? सी से लिखते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है ना। जब भी आप फिगर बनाते हो तो जहां पर सी लिखा रहेगा इसका मतलब वह वक्रता केंद्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात निर्वात मतलब जब हवा नहीं है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। जो दांत देखने वाले डॉक्टर होते हैं, दंत विशेषज्ञ, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो देखते होइएगा, एक आईना लगा के, एक दर्पण लगा के और दांत देखते हैं, तो उसमें अवतल दर्पण होता है। क्यों अवतल दर्पण होता है? अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, छोटी छोटी दांत की प्रॉब्लम उसमें अच्छे से दिखाई देगी, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दंत विशेषज्ञ। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। लेंस जितना पतला होगा उसका आवर्धन उतना ही कम होगा। मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। देखिएगा, जिसका चश्मा जितना मोटा होगा इसका मतलब उसको उतना ही कम दिखाई देता है, तो उसका क्या होगा? आवर्धन क्षमता। अगर मोटा है लेंस तो उसका आवर्धन क्षमता अधिक होगा। अवतल दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच के रखे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अगर हम किसी भी वस्तु को दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है। उत्तल लेंस के केंद्र और फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। अब 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर होगी। ध्यान से ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के फोकस पर अगर कोई हम वस्तु रख देते हैं एफ पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जाके अनंत पर बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। ठीक है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे हम देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है। इसी लगभग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इसे 10th क्लास के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं संदीप सर आप लोगों के लिए अगला चैप्टर लेकर आऊँगा। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि।